मेरा नाम अमन है। हमें अपने घर में देखकर बुआ जी ने कहा, क्या जरूरी काम था जो यहाँ आना पड़ा? बुआ जी ने मेरी और मेरे पिताजी की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए पूछा था। उनके शब्दों की ठंडी मोहर उस दिन के माहौल से कहीं ज्यादा थी। मेरी उम्र तब 10 साल थी और मैं बच्चा था। डरता हुआ अपने पिताजी के पीछे खड़ा हुआ था, जबकि मेरे पिताजी के हाथ में एक मामूली से कपड़े में लिपटा हुआ मिठाई का डब्बा मौजूद था। मेरे पिताजी की आंखों में खामोश रिक्वेस्ट थी। वो जानते थे कि हम यहाँ पर एक नाकाबिले बर्दाश्त दीवार को फलांगने के लिए आए हैं। ये दीवार थी घमंड और गरीबी की। हमने किसी तरह उनके आलीशान ड्राइंग रूम में कदम रखा था। मैं अमन अभी भी उस शाम के अंधेरे और हमारे घर के पंखे की आहट को महसूस कर सकता हूँ, जब मेरे बड़े भाई अयान ने लगातार कई दिनों से बेबसी से दीवार को घोरा था। हमारे घर की इकलौती रोशनी जो बिजली के तारों की कमी से धीमी पड़ गई थी, मेरे भाई के चेहरे पर पड़ती और उसकी आंखों में खामोश रिक्वेस्ट नजर आती थी। मेरी कजिन मीना के लिए मेरा भाई कोई बड़ा सपना नहीं देखता था, बस उसे मीना का साथ चाहिए था। मगर वो सपना हमें मीना की आलीशान दुनिया से बाहर धकेलने वाला था। हमारे पिताजी की मामूली सी आमदनी थी, जो शहर के एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता था, लेकिन मेरे पिताजी के दिल में अयान के लिए एक राजकुमार जैसी मोहब्बत थी। रिश्ते की बातचीत से एक रात पहले मैंने अयान को अपने कपड़े ठीक करते हुए देखा था। वह पुरानी शर्ट जिस पर स्त्री के निशान थे, उसके लिए किसी शाही लिबास से कम नहीं थे। उसने मुझसे कहा था कि अमन, मेरे लिए प्रार्थना करना, कामयाबी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन मेरे पिताजी ने अपनी आखिरी बचत से एक सस्ती सी दुकान से मिठाई खरीदी थी और एक साफ कपड़े में लपेट ली थी। वह बार बार मुझे देखते और खुद से कहते कि ऊपर वाला खैर करेगा। हमने रिक्शा नहीं लिया था क्योंकि किराए के पैसे मिठाई पर लग गए थे, तो इसीलिए हम पैदल ही बुआ जी के घर की तरफ चल पड़े थे। हर कदम के साथ मेरे पिताजी का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सा डर बढ़ रहा था। जब हम बुआ जी के घर पहुंचे तो लोहे का बड़ा सा गेट एक नौकर ने खोला था, जिसने हमें नफरत भरी नजरों से देखा। वो हमें अंदर ड्राइंग रूम में ले जाने के बजाय लॉन के करीब एक छोटे से स्टोर रूम के दरवाजे के पास रखी पुरानी कुर्सियों की तरफ इशारा करके चला गया था। बुआ जी, फूफा जी ड्राइंग रूम की बड़ी शीशे की खिड़की से हमें देख रहे थे। बुआ जी को बुलाने में 15 से 20 मिनट ज्यादा लगे थे। जब वह आई तो उन्होंने अपने चेहरे पर बिना किसी मुस्कुराहट लाए अपने कीमती कपड़ों को संभालते हुए कहा था, हाँ, क्या काम था तुम लोगों को? क्या बहुत जरूरी काम था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ गया? मेरे पिताजी ने सहम कर मिठाई का डब्बा टेबल पर रख दिया था और कहने लगे कि बहन, मैं आज अपने बेटे अयान के लिए मीना का रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे पिताजी की आवाज कांप रही थी। बुआ जी ने डब्बे को एक नजर देखा और फिर हंस पड़ी। उनकी हंसी में इतनी कर्राहट थी कि वह मेरे कानों में आज भी गूंजती है। उन्होंने इतराते हुए कहा, अयान, वो तुम्हारा बेरोजगार बेटा जो मामूली सी नौकरी भी नहीं कर पाता। उन्होंने आगे कहा, भैया, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आई ये रिश्ता लेकर आते हुए? हम तो अपने बेटे के लिए किसी कमिश्नर या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर जमीन जायदाद वालों के रिश्ते देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भिखारी बेटी की हैसियत है कि वह मेरी बेटी के बराबर में भी खड़ा हो सके? तुम्हारी औकात ही क्या है और हमारी सोच क्या है? हमारी बराबरी पर आने के सपने तो देख रहे हो, मगर ये तो देख लो कि कहाँ हम और कहाँ तुम लोग। हम दोनों की दुनिया अलग है। उसी लम्हे फूफा जी भी ड्राइंग रूम से बाहर आए थे, अपने हाथ झाड़ते हुए, और उन्होंने मिठाई के डब्बे को उठाकर जमीन पर इस तरह से फेंक दिया जैसे वह कोई कचरा हो। वह गुस्से से कहने लगे कि सस्ती चीज उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ पर मत आना। ये सब देखकर मैं और पिताजी तो दंग ही रह गए थे। पिताजी की आंखों में आंसू थे। हम लोग किसी पत्थर की तरह वहां से निकल आए थे। हमारी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। मेरे पिताजी के कदमों में कोई जान नहीं रही थी।
वो ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें कोई बेनाम बोझ खींच रहा हो। मेरे आंसू पूरी तरह से खामोश थे। वो मेरे अंदर ही अंदर जल रहे थे। जब हम घर पहुंचे तो अयान को सारी हकीकत पता चल चुकी थी, क्योंकि मोहल्ले की एक औरत ने हमें आते जाते देख लिया था। अयान ने बिना एक शब्द कहे अपना कमरा बंद कर लिया था। वो सब कुछ समझ चुका था कि हमारे साथ वहां पर क्या हुआ है। उस रात अयान के कमरे से कोई आवाज नहीं आई थी। ये खामोशी बहुत ही खतरनाक थी। आधी रात को मुझे अयान के कमरे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने डरते डरते अयान के कमरे का दरवाजा पीटा था, लेकिन वहां तो कोई जवाब नहीं आया। मेरे पिताजी भी उठ गए थे और उन्होंने एक ही धक्के से पुराने लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया था। अंदर देखा तो अयान जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके हाथ में खाली पैकेट था। ये सब देखकर मेरे और पिताजी के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। पिताजी दौड़ते हुए अयान की तरफ गए, उसे उठाने की कोशिश की। मेरे पिताजी का दिल इस नज़ारे को देखकर बुरी तरह से टूट गया था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहे थे, सिर्फ एक जख्मी पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे थे। हमने जल्दी से अयान को फौरन करीब के डिस्पेंसरी में पहुंचा दिया था। डॉक्टर ने उसे बचा लिया था, मगर उसकी मायूसी खत्म नहीं हुई थी। जब हम वापस आए तो मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब थी। वह इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनको बहुत सारे दुख मिले थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की थी। वह सिर्फ खामोश रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज आई थी। मैंने जब भागकर देखा तो मेरे पिताजी अपने बिस्तर के पास जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके हाथ उनके सीने पर थे और चेहरा नीला पड़ चुका था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वो मुझे, मेरे भाई अयान को और इन सारे दुख तकलीफों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। मेरे पिताजी की मौत हमारे गरीबी पर आखिरी और सबसे बड़ा हमला थी। अयान जो पहले ही बुरी तरह से टूट चुका था, अब और भी ज्यादा खुद को कसूरवार समझने लगा था। पिताजी के मरने के एक दिन बाद ही अयान ने मुझे एक पुरानी सी डायरी थमाई थी, जिसमें मीना के लिए लिखे गए उसके सारे सपने, जज्बात और कुछ शायरी थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसने मुझसे नजर चुराते हुए कहा, अमन, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मेरे पास वो सब होगा जो मीना के परिवार के लिए औकात रखता है। अयान ने मुझे आखिरी बार भी नहीं देखा था और वह शहर की तरफ निकल गया था। उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि वह अपने भाई को छोड़कर अकेला जा रहा है। मैं कम उम्र का अनाथ बच्चा इस घर के टूटे हुए सपनों और अपने पिता के मरने का बोझ कंधों पर उठाकर बिल्कुल ही अकेला रह गया था। रात को 2 बजे जब घर के सारे नौकर सो जाते थे और बिजली की मेन पावर बंद हो जाती थी, तो मैं खामोशी से अपने कमरे के बाथरूम में जाता, जहां पर एक छोटी सी धीमी रोशनी की बल्ब लगी हुई थी, जो शायद हमेशा जलती रहती थी। मैं बाथरूम की फ्लैश टैंक पर अपनी किताबें रखता और खड़े होकर पढ़ाई किया करता था। यहीं से मेरे असिस्टेंट कमिश्नर बनने की शुरुआत हुई थी। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगा, कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाऊंगा और ना ही अपना राज किसी को बताऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की बेइज्जती और भाई की बेबसी का बदला सिर्फ ताकत से लिया जा सकता था, और वह ताकत मेरे लिए मेरी शिक्षा थी। मैंने यहाँ रहते हुए चुपके चुपके पढ़ाई की थी। मैंने अपने भाई की दी हुई डायरी को अपने पास रख लिया था। उसके जज्बात और शायरी मेरे लिए ईंधन का काम कर रही थी। ये मेरी खामोश बगावत थी। एक अनाथ नौकर की बुआ के आलीशान महल के खिलाफ बाथरूम की धीमी रोशनी मेरा इकलौता सहारा बन चुकी थी। मेरी शिक्षा एक पूरी तरह से खुफिया मिशन थी, एक ऐसी बगावत जो खामोशी से बुआ जी के महल की बुनियादों में पल रही थी। अगर बुआ जी को या तानिया को पता होता कि वह जिस नौकर से सुबह की चाय बनवाते हैं वह रातों को अपनी शिक्षा पूरी करता है, तो वह मेरी किताबों को जलाकर राख कर देती। मैंने एक पुराने जंग लगे हुए संदूक में अपनी सारी पुरानी किताबें और नोट्स छुपाकर रख दिए थे।
ये संदूक नौकरों के क्वार्टर में पड़ा रहता था और कोई इसे हाथ नहीं लगाता था। उसी संदूक में मेरे भाई की दी हुई डायरी भी सलामत रखी हुई थी। मगर अब मैंने अपनी एक नई डायरी बना ली थी, जिसमें मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर बनने के प्लान और अपनी पर्सनल बातों को कोड वर्ड्स में लिखता था। मिसाल के तौर पर किचन का मतलब इंग्लिश में ग्रामर था और कचरा उठाने का मतलब डायरेक्ट था। फूफा जी, जो खुद को घर का मालिक समझते थे, हकीकत तो ये थी कि उनके अपने ही घर में कोई अहमियत नहीं थी। वो बुआ जी के जूते की तरह थे। वो मुझसे हमेशा ऐसे काम करवाते थे जो नौकरों की जिम्मेदारी नहीं होते हैं। उनका ख्याल था कि मैं मेहनती हूँ। एक रात फूफा जी ने मुझे रात के 1 बजे जगा दिया था और कहा था कि गाड़ी की हेडलाइट फ्यूज हो गई है। जाओ अमन, उस सड़क पर मेरी गाड़ी ठीक करवा कर लाओ, वरना सुबह ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। मैंने सर्दी में ठिठुरते हुए वह काम किया था। बुआ जी ने मुझे सिर्फ आधा कप चाय दी थी और कहा था कि शाबाश, तुम मेरे बड़े बेटे की तरह हो जो हर काम संभाल लेता है। उनका ये ढोंग मेरी अंदरूनी नफरत को और भी बढ़ा देता था। ऐसे ही एक सख्त दिन के बाद रात को बाथरूम की धीमी रोशनी में पढ़ाई करते करते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। बुआ जी ने मुझे 2 टाइम की रोटी तो दी थी, लेकिन उससे मेरे दिन भर की मेहनत पूरी नहीं हो रही थी। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था और मैं बेहोश होकर वही जमीन पर गिर पड़ा था। बाथरूम में पानी के टपकने की आवाज तेज हो गई थी और शायद इसी वजह से क्वार्टर के एक बूढ़े नौकर ने आकर दरवाजा खटखटाया था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाजा तोड़ दिया और मुझे इस हालत में देखकर होश में लाया था। बुआ जी ने ये सुनकर सोचा कि ये नाटक करता हुआ। बुआ जी ये सुनकर मुझे सोचती कि नाटक करता हुआ समझा था। वह कहने लगी कि ये तो हमेशा थका हुआ रहता है, कामचोर है। इसे 2 दिन सिर्फ पानी पर रखो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मगर इस हादसे ने मेरे इरादे को और भी पक्का कर दिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे ना सिर्फ कामयाब होना है, बल्कि अपनी कामयाबी का राज बिल्कुल आखिरी समय तक छुपाना है, ताकि उनकी हैरानी और बेइज्जती विश्वास में बदल जाए। मुझे पढ़ाई के लिए ट्यूशन और किसी भी टीचर की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने कॉलेज के एक दोस्त समीर को ढूंढ लिया था। समीर फाइनेंशियल तौर पर कमजोर था मगर इंटेलिजेंट था। मैंने उसे पूरी कंडीशन के बारे में बताया था और उसे राजी कर लिया था कि वह मुझसे आधी रात को शहर के एक पुराने पुल के नीचे मिले और मुझे यूपीएससी के लिए हेल्प करें। इसके बदले मैं उसे बर्तन धोने की नौकरी के पैसों में से कुछ पैसे दे दिया करूंगा। मैंने उसे कहा था कि देखो समीर, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम कसम खाओ कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वह कभी भी मेरे घर का रुख नहीं करेगा और ना ही किसी को मेरी पढ़ाई के बारे में बताया। समीर ने मेरी मदद करना स्वीकार कर लिया था। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए फीस जमा करने के लिए रातों को मोहल्ले के एक होटल में छुपकर बर्तन धोने का काम भी शुरू कर दिया था। होटल का मालिक एक मेहरबान बूढ़ा आदमी था। वह मुझे रात 11 बजे से 1 बजे तक काम करने की इजाजत देता था। मैं बुआ जी के घर के नौकरों को क्वार्टर में सबको ये बात बताकर सो जाता था कि मैं बीमार हूँ, ये जल्द ही सो रहा हूँ, और फिर चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाता था। ये धोखाधड़ी मेरे लिए सिर्फ मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक नई चाल थी ताकि मेरा सपना सच हो सके। हर धुले हुए बर्तन मुझे मेरे पिता की बेइज्जती और तानिया का घमंड याद आ जाता था, जो मेरे अंदर की आग को और भी भड़का देता था। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी भरा पड़ा था जो अंदर ही अंदर पक रहा था, जिसका धमाका सिर्फ यूपीएससी की कामयाबी की सूरत में होना था। मेरी सीक्रेट शिक्षा का मिशन अब अपनी ऊंचाइयों पर था और यूपीएससी की परीक्षा की तारीख बिल्कुल सर पर आ चुकी थी। मेरे कंधों पर रातों की जागने वाली थकावट और दिन भर की नौकरी का बोझ था, लेकिन मेरा बदला मेरी सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी था। अब मुझे फौरन ही परीक्षा के फॉर्म भरने थे
और उसकी भारी फीस जमा करवानी थी। मैं जानता था कि मेरे पास जमा की हुई रकम बहुत कम है, जो मैंने बर्तन धोकर जमा की थी। दिमाग के साथ बेहद मेहनत करने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत की और अगले दिन बुआ जी से बात करने की ठान ली थी। सुबह के समय जब बुआ जी अपने गार्डन में बैठी चाय पी रही थी, तब मैं उनके पास गया और डरते डरते कहने लगा कि बुआ जी, मुझे एक जरूरी काम के लिए कुछ एडवांस सैलरी की जरूरत है। बुआ जी ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा था जैसे मैंने कोई बहुत घिनौना जुर्म कर दिया हो। वह अपनी कुर्सी से खड़ी हुई थी और तीखे शब्दों में बोली, सैलरी एडवांस? तुम आखिर खुद को क्या समझते हो, अमन? ये कोई गरीब खाना है जहां तुम्हें पैसे बांट दिए जाएंगे। वह मेरे करीब आई और मुझ पर एक खौफनाक इल्जाम लगाया था। कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे घर से कुछ पैसे चोरी किए हैं और अब ये बहाना बना रहे हो। तुम जैसे गरीब लोग होते ही चोर हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया था, मगर मैंने खुद को काबू में रख रखा था। बुआ जी ने बिना किसी शर्म के मुझे वही लॉन में खड़ा करके मेरे कपड़ों की तलाशी ली। उन्होंने मेरी जेब से एक एक रुपया निकाल लिया था, जो मैंने बड़ी मेहनत से बचाया था। ये झूठा इल्जाम और मेरी बेइज्जती की तलाशी मेरे लिए एक और बड़ा मोड़ साबित हुई थी। उनकी ये हरकत मुझे मेरे पिताजी की बेइज्जती याद दिला रही थी और फूफा जी वहां मौजूद मेरी इस बेइज्जती पर हंस रहे थे। बुआ जी ने तलाशी लेने के बाद ताना देते हुए अंदाज में कहा कि यही तुम्हारी औकात है, जाओ और आइंदा कभी पैसे मत मांगना। मैं टूट चुका था मगर मायूस नहीं हुआ था। वापस आकर मैंने अपने पिता की पुरानी पेटी खोली, जो अभी तक क्वार्टर के एक कोने में पड़ी हुई थी। वहां एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई सोने की अंगूठी पड़ी थी। मुझे याद आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरत के समय तुम्हें इसको इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत ज्यादा अफसोस और भारी दिल के साथ इस अंगूठी को उठाया। मैं इसे एक मिनट देखता रहा था। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये मेरे पिता की आखिरी याद थी जिस पर मेरे गरीब होने की मोहर लगी हुई थी। इसे बेचना मेरी मजाल से बाहर था, मगर मेरे दिमाग में तानिया का हंसता हुआ चेहरा और यूपीएससी की परीक्षा की आखिरी तारीख गूंज रही थी। ये सोना मेरी माँ की निशानी है और यूपीएससी की कामयाबी मेरे पिता की इज्जत की निशानी ज्यादा अहम है। मैंने खुद को समझाया था। मैंने क्वार्टर से चुपके से बाहर निकलकर शहर के पुराने इलाके में एक पुराने सुनार की दुकान तलाश की थी, ताकि कोई मुझे पहचान न ले। मैंने जल्दी से अंगूठी दिखाई और सुनार ने कीमत बहुत कम लगाई थी, मगर मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं था। मेरी आंखों में इस समय भी नमी थी। जब मैंने वो अंगूठी उसके हवाले की, जितने पैसे मिले वह परीक्षा की फीस जमा करवाने के लिए काफी थे। मैंने फॉर्म भरा और फीस जमा करवाई थी। ये कुर्बानी मेरे इरादे को और भी ज्यादा पुख्ता बना रही थी। अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये अंगूठी बेचना बदले के सफर में मेरे परिवार की तरफ से आखिरी सहारा थी। मेरी हर परीक्षा मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। परीक्षा के दिन मेरी पूरी रात डर और जोश में गुजरी थी। मैंने बुआ जी से झूठ बोल दिया था कि मुझे फूफा जी ने किसी जरूरी काम से दूसरे शहर बाजार भेजा है। बुआ जी ने शक किया था, मगर मैंने कहा था कि काम सुबह ही हो जाएगा। मैं अपने दोस्त समीर की मदद से परीक्षा देने के लिए शहर के दूसरे कोने में सेंटर तक पहुंचा था। समीर ने मेरे लिए एक साफ सुथरी ड्रेस का इंतजाम किया था ताकि मैं नौकर की तरह ना लगूं। परीक्षा हॉल में बैठकर मैंने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने पिता की बेइज्जती, भाई की मायूसी और तानिया के घमंड को याद किया था। ये सब मेरे लिए ताकत बन गए थे। मैं जानता था कि ये परीक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए है। मेरा हर शब्द और हर सवाल का जवाब इस जज्बे से आगे था। मुझे हर कीमत पर कामयाब होना था ताकि मैं उनके घर का असली मालिक बन सकूं और तानिया का घमंड तोड़ सकूं। मैंने ये भी सोच रखा था कि कामयाबी के बाद भी मैं फौरन अपना असली रुतबा जाहिर नहीं करूंगा। मैं कमिश्नर बनने के बावजूद
ये नाटक करूंगा कि मैं कोई मामूली सरकारी नौकर बना हूं, ताकि मेरा असली वार जब मैं तान्या को देखने के लिए बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आऊंगा तो ज्यादा अच्छी वाली बेइज्जती हो। मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था जो मेरे और बुआ जी के घर के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे कोई गिरा नहीं सकेगा। परीक्षा के बाद का समय मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था। एक तरफ थका देने वाली जिंदगी थी तो दूसरी तरफ दिल ही दिल में अपनी किस्मत का फैसला आने का बेहद इंतजार था। मैं दिन भर बुआ जी के घर में बर्तन धोता रहा था, लॉन की सफाई करता रहा और ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाता रहा, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाकर अपने पिता की आखिरी निशानी, उस अंगूठी को बेचकर कामयाबी हासिल की। हर घंटा मेरे लिए एक सदी के बराबर था। मैंने फैसला कर लिया था कि रिजल्ट से पहले कोई नया खतरा मोल नहीं लूंगा। हालांकि मैंने अपनी रातों की पढ़ाई और होटल में बर्तन धोने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया था। इस दौरान बुआ जी की खुशियों में कई गुना ज्यादा बढ़ावा हो चुका था। मीना की शादी तो जल्द ही एक बिजनेसमैन के बेटे से होने वाली थी और बुआ जी का सारा ध्यान तान्या पर था। उन्होंने अखबार में शादी के इश्तहार देना शुरू कर दिए थे, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सिर्फ बड़े सरकारी अफसर या बड़े बिजनेसमैन ही हमसे कांटेक्ट करें जो बेहद अमीर हो और जिनका कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ हो। बुआ जी दिन रात इसी हैसियत के सपने बुन रही थी। एक दोपहर में ड्राइंग रूम की सफाई कर रहा था और तान्या वहां पर बैठी हुई इम्पोर्टेंट फैशन मैगजीन देख रही थी। एक पेज ओपन किया जिस पर महंगे डिजाइनर कपड़े और घड़ियां थी। वो कहने लगी कि अमन, ये देख रहे हो, ये होती है लाइफ। तुम्हारे जैसे नौकर कभी ये ब्रांडेड नहीं पहन सकते। तुम लोगों की दुनिया कचरा और पुराने कपड़ों तक ही रहती है। वो कहने लगी, मेरा पति जो एक कमिश्नर होगा वो मुझे ये सब लेकर देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है। मैंने खामोशी से सिर्फ सर हिला दिया था, जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं हूं। मगर मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठी थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था और सोचा था कि तान्या, मैं ही तुम्हारा कमिश्नर बनने वाला हूं, लेकिन तुम्हें ये सब देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड छीनने के लिए। मैंने अपनी सफाई जारी रखी थी और यह दिखावा करता रहा था कि उसके शब्द मेरे लिए बेमतलब है। अगली शाम जब मैं गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था तो मेरे दोस्त समीर ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज बेहद जोश में थी। उसने कहा, अमन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारी किस्मत बदल गई है। रिजल्ट आ गया है और तुमने टॉप किया है। तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हो। ये खबर सुनकर मेरे हाथों से पानी का पाइप छूट गया था और मैं लगभग चीख पड़ने वाला ही था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मगर मैंने फौरन खुद को कंट्रोल में किया था। मैंने फौरन अपना दिमाग लगाया और समीर को सख्ती से कहा कि सुनो समीर, फौरन कॉल बंद कर दो और खबरदार कि ये खबर मेरे मरने से पहले किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। खासतौर पर मेरे घर वालों को। अगर तुमने ये राजफाश कर दिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। समीर, जो मेरी कंडीशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, मुझसे वादा करके खामोश हो गया था। मैंने फोन काट दिया था और अपनी कामयाबी का राज अपने दिल की गहराइयों में छुपा लिया था। मैंने अपने दिमाग में एक नया नाटक तैयार कर लिया था, कमिश्नर का रिश्ता भेजने का नाटक। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं घर वालों को कोई खबर नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मैं अपनी पोस्टिंग की भी कोई खबर नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं एक ताकतवर और ऊंचे पद का इस्तेमाल करूंगा ताकि बुआ जी खुद मेरी तरफ खींची चली आए और तान्या को मेरे सामने पेश कर दे। मेरा मकसद साफ था, नौकर के कपड़ों में घर की सफाई करके असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल के साथ इसी घर में दाखिल होना। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर बनने की बड़ी खबर मेरे अंदर एक राज बनकर पक रही थी, मगर मैं जानता था कि ये ज्यादा देर तक खुफिया नहीं रह सकती। सारे मामलात और ट्रेनिंग के लिए मुझे फौरन एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना था। मैंने अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली थी और फिर एक चाल चली।
मैंने बुआ जी को अपने पुराने मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था और एक मामूली सी कहानी सुनाई थी। बुआ जी, मुझे एक छोटी सी निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम मिल गया है। वहाँ सैलरी भी मामूली है। मुझे शहर से बाहर रहना पड़ेगा। बुआ जी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसी मुझे उम्मीद थी, और तानिया खुश हो गई थी कि घर से एक नौकर का बोझ टल गया। बुआ जी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा कि चलो, किसी ना किसी काम के तो तुम हुए। भले ही क्लर्क की ही नौकरी मिली है और हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजते रहना। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग या फिर मेरे करियर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सिर्फ इस बात पर उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं अब उनकी आंखों के सामने नहीं रहूंगा। ये मेरे लिए एक बेहद ईन मौका था। मैंने अपने कपड़ों का एक छोटा सा बैग लिया और उसी रात चुपके से घर से निकल गया था। नए शहर में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के बाद मैंने अपना बदला लेने वाले प्लान का फोकस करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने एक बड़े और मशहूर वकील से मुलाकात की थी, जो शहर के बड़े बड़े परिवारों से संबंध रखते थे। मैंने उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताई, मगर ये जाहिर कर दिया कि मैं अपने एक दोस्त की तरफ से उनसे मदद मांग रहा हूँ, जो एक असिस्टेंट कमिश्नर है। मैंने वकील को सख्ती से कह दिया था कि वह मेरा असली नाम रुतबा जाहिर ना करें, बल्कि सिर्फ मेरे दिए गए नकली परिवार की प्लानिंग को इस्तेमाल करें। मैंने वकील को एक राज दिया था। उन्हें खुद को एक अमीर और बड़े परिवार के वकील के तौर पर पेश करना था, जो मेरे दिए गए नकली परिवार के लड़के के लिए तानिया का रिश्ता बुआ जी के घर ले जाए। वकील अरशद जी बेहद होशियार इंसान थे और अपनी बातों के तरीके से उन्होंने बुआ जी के घर जाकर बातचीत की शुरुआत कर दी थी और रिश्ता ऐसे अंदाज में लिया था कि बुआ जी का लालच बेहद ऊंचाई को पहुंच गया था। वकील ने नकली लड़के के रुतबे की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया था और उनको बताया था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की सैलरी और उनका प्रोटोकॉल उनकी शान और शौकत भरी जिंदगी है। ऐसा रिश्ता मिलना तो किस्मत वालों का काम है। बुआ जी का लालच जाग उठा था। उन्होंने रुतबे और प्रोटोकॉल के सपने देखने शुरू कर दिए थे और फौरन ही रिश्ता स्वीकार कर लिया था। उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि वकील साहब, हमें ये रिश्ता 100% मंजूर है। आप बस कमिश्नर साहब से मुलाकात की डेट फिक्स कर लीजिए। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था कि उनका अपना भतीजा भी इसी रुतबे पर पहुंच चुका है। बुआ जी ने मुलाकात के लिए अगले हफ्ते मंगलवार का दिन तय कर लिया था। ये तारीख मेरे बदले के लिए बेहतरीन थी। इस दौरान मैंने अपने सारे प्रोटोकॉल और गाड़ियों की खुफिया तैयारी कर ली थी। मैंने अपने गार्ड्स के कमांडर को बुलाकर अपने सीक्रेट मिशन के बारे में उनको बताया था कि मैं चाहता हूं कि मैं जब उस घर में दाखिल हूं तो मेरे एटीट्यूड से उनके दिल दहल जाए। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने सोच लिया था कि मेरे आने का प्लान इस तरह होकर दूर दूर तक मेरी शान और शौकत का चर्चा हो जाए। मैंने जानबूझकर उस दिन की छुट्टी ली थी जिस दिन मेरी मुलाकात हुई थी, ये दिखाने के लिए कि ये मेरे लिए एक अहम मौका है। मेरा मकसद था कि मेरा पहुंचना इतना डरावना हो कि बुआ जी को सोचने का भी मौका न मिले। अब समय करीब आ चुका था कि मैं नौकर से मालिक बनकर उस घर में दाखिल हो जाऊं। आज का दिन बुआ जी के परिवार के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। तानिया का रिश्ता एक असिस्टेंट कमिश्नर से तय होने वाला था और उनका ख्याल था कि उनकी हैसियत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने अपनी मामूली सी कंपनी से छुट्टी ली हुई थी, जिसका फेक बहाना मैंने बुआ जी को बता दिया था। लेकिन हकीकत में मैंने अपनी ही जाने की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी। सुबह सवेरे ही बुआ जी ने मुझे फोन करके हुक्म दिया था कि अयान, तुम्हारी कंपनी की छुट्टी है, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। हमारे यहाँ कमिश्नर साहब आ रहे हैं और घर की पूरी सफाई तुम्हारे हाथ की ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई दाग या धूल का धब्बा नजर आए। ये उनकी तरफ से आखिरी बेइज्जती थी, जिसे मैंने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया था। मैं नौकर के पुराने कपड़ों में शामिल था। दोबारा उसी घर में दाखिल हुआ जहां मेरे पिता की बेइज्जती की गई थी। बुआ जी ने मुझे देखते ही मेरे लिए एक लंबी लिस्ट सुना दी थी और कहने लगी, काम से फ्री होकर
फौरन ड्राइंग रूम का फर्नीचर पॉलिश कर देना, लॉन के फालतू पत्तों को हटा देना। सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में सफाई कर रहा था, जहां तानिया अपने कमरे के बाहर आई। वह एक महंगा ड्रेस पहनकर राजकुमारी बनी हुई थी। उसके चेहरे पर घमंड और एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसने मुझे देखा और मुंह बनाकर कहा कि अमन, मेरे शूज पर आजकल बहुत धूल पड़ी रहती है। जल्दी से मेरे कमरे में आओ और मेरे सारे जूतों को चमका दो, और याद रखना, मैं आज बहुत अहम लोगों से मिलने वाली हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे उसके आलीशान कमरे में चला गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। तानिया बेड पर लेटी हुई थी और उसने अपने नए जूते मेरे सामने फेंक दिए थे और कहने लगी कि इनको जल्दी से पॉलिश कर दो। फिर मेरी बेइज्जती करने लगी कि तुम तो नौकर की जिंदगी गुजारते गुजारते ही मर जाओगे। अमन, तुम्हारी किस्मत तो यहीं पर खत्म हो जाएगी और मेरी किस्मत का सितारा आज चमकने वाला है। उसकी ये बात मेरे सीने में तीर की तरह लगी थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। मैंने झुककर उसके जूते पॉलिश कर दिए थे और दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि बस 1 घंटा और तानिया, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद आ जाएगी। ये जूते मेरे हाथों से आखिरी बार पॉलिश हो रहे हैं। सफाई और पॉलिश का काम पूरा करने के बाद मैंने हॉल की सफाई शुरू कर दी थी। बुआ जी ने मुझे एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा था कि अमन, तुम हमेशा ही हमारे लिए बहुत काम आते हो। ऊपर वाला तुम्हें छोटी मोटी तरक्की दे दे। उनके ये एहसान भरे शब्द मुझे और भी तकलीफ पहुंचा रहे थे। मैंने सफाई खत्म की और बुआ जी से इजाजत लेने लगा कि बुआ जी, मैंने सफाई कर दी है, अब क्या मैं जा सकता हूँ? बुआ जी ने टाइम देखा और मुझे डांटते हुए कहने लगी कि नहीं, अब यहाँ पर मत खड़े होना, बाहर चले जाओ और गेट से भी दूर रहना। मुझे नहीं चाहिए कि कमिश्नर साहब तुम्हें इस हालत में देखें और हमारी नाक कट जाए। फौरन अपने नौकरों वाले क्वार्टर में जाकर छुप जाओ। उनका ये हुक्म मेरे लिए जीत का आखिरी इशारा था। मैंने सर झुकाकर जी बुआ जी कहा था और उनके सामने से हट गया था। ये आखिरी बार था जब मैंने नौकर की हैसियत से उनके सामने सर झुकाया था। मैं अपने पुराने क्वार्टर में चला गया था। मेरे पास वहां पर एक मामूली समय था। मैंने अपने गार्ड्स के कमांडर को सीक्रेट कोड वर्ड में आखिरी बार बता दिया था कि कमरे की एक अलमारी में जो कपड़े लटके हुए थे वह मेरे नौकरों वाले कपड़े नहीं थे, बल्कि मेरे असिस्टेंट कमिश्नर की यूनिफॉर्म थी। मैंने अपनी पुरानी फटी हुई शर्ट उतार दी थी और शानदार यूनिफॉर्म पहन लिया था। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने खुद को देखा था। ये वही अमन था, मगर अब वो ताकतवर था। मैंने अपने पिता की तस्वीर को देखा था और दिल ही दिल में उनसे माफी मांगी थी कि उनका बेटा बदले के लिए ये नाटक कर रहा है। मैं तैयार हो गया था। मेरा प्रोटोकॉल मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपने यूनिफॉर्म में शामिल अपने कमरे से बाहर निकला और घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने गेट से कुछ दूरी पर गार्ड्स और प्रोटोकॉल की गाड़ियों को तैयार खड़ा पाया था। मैं काले रंग की बड़ी सी गाड़ी में सवार हुआ और कमांडर को आगे बढ़ने का इशारा किया था। मैं अपने गार्ड्स और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसी सड़क पर आ गया था जहां मेरे पिता को बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। गेट पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक दी थी और आखिरी हुक्म दिया था कि मेरी एंट्री ऐसी होगी, घर में मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाए। सड़क पर सायरन और सरकारी गाड़ियों के हॉर्न की गूंज ने बुआ जी के घर में हलचल मचा दी थी। बुआ जी, फूफा जी और तानिया, जो पहले से ही ड्राइंग रूम में असिस्टेंट कमिश्नर के वेलकम के लिए बेताब बैठे हुए थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने बाहर से सुना था कि बुआ जी तानिया से कह रही थी कि खामोश रहना और अपना इम्प्रेशन जमाना। हमारी आज किस्मत खुलने वाली है। तानिया ने अपने हाथ में फूलों का एक बड़ा सा बुके पकड़ा हुआ था। चेहरे पर घमंड और जीत के एक्सप्रेशन थे। गेट से होते हुए सबसे पहले मेरे गार्ड्स और सिक्योरिटी टीम अंदर दाखिल हुई थी, जिन्होंने कमरे के एक एक कोने में अपनी पोजीशन संभाल ली थी। उनका प्रोफेशनल अंदाज देखकर बुआ जी को लगा कि उनका सपना पूरा हो रहा है। और फिर मैंने कमिश्नर अमन की पूरी शानो शौकत
और घमंड के साथ ड्राइंग रूम में कदम रखा था। वक्त जैसे थम गया था। वहां मौजूद पूरी तरह से खामोशी मेरे पिता की बेइज्जती और भाई की बेबसी का जवाब थी। तानिया के हाथ में पकड़े हुए फूल नीचे गिर गए थे, जैसे किसी ने उसके हाथ से जान निकाल दी हो। बुआ जी और फूफा जी की आंखें हैरानी और डर से बाहर निकल आई थी। उनके सामने वही इंसान खड़ा था जिसे उन्होंने कुछ घंटे पहले डांटकर घर से बाहर निकाल दिया था और जिसके हाथों से तानिया ने अपने जूते पॉलिश करवाए थे। ये क्या नाटक है? बुआ जी ने हकलाते हुए पूछा। उनकी साड़ी का महंगा पल्लू जमीन को छू रहा था। फूफा जी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। मैंने कुर्सी पर बैठकर एक गहरी और सुकून भरी सांस ली थी और फिर उनकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून और जीत भरी मुस्कुराहट थी। ये नाटक नहीं है बुआ जी, बल्कि ये तो एक हकीकत है। मेरी आवाज इतनी सुकून से भरी हुई थी कि कमरे में लगी हुई घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, मैं वही असिस्टेंट कमिश्नर अमन हूँ जिसका रिश्ता आपने बड़ी खुशी से स्वीकार किया था। मैंने धीरे से तानिया की तरफ देखा जो बेजान हो चुकी थी। मैंने कहा, तानिया, कुछ घंटे पहले तुमने मुझे अपना नौकर समझा था। आज मैं तुम्हारे सपनों का मालिक बनकर तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने उनके सामने अपने पिता की बेइज्जती की पूरी कहानी और अपने भाई के मरने की कोशिश और बुआ जी की तरफ से लगाए गए चोरी के झूठे आरोप को एक एक करके बयां कर दिया था। मैंने कहा, आपने मेरे पिता से कहा था कि उनके बेटे की औकात नहीं कि वह आपकी बेटी को भी देखें। मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरे पिता का बेटा ना सिर्फ औकात रखता है, बल्कि आपकी बेटी के लिए सबसे बड़ा और परफेक्ट रिश्ता भी उसी का है। मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए उन सबको देखते हुए कहा था कि मैं ये शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया था। मेरा मकसद सिर्फ आप सब लोगों को ये बताना था कि आपने जिस गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चे को नौकर समझकर बेइज्जत किया था, वो अपनी मेहनत, शिक्षा और ऊपर वाले की मदद से कमिश्नर बन गया है। मैं किसी नफरत या बदले का हिस्सा बनकर जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था। आपकी बेटी का घमंड टूट चुका है और मेरे परिवार की बेइज्जती का बदला पूरा हो चुका है। मैंने अपना सरकारी कार्ड टेबल पर रखा जो मेरी असली पहचान थी। मैंने कहा, मुझे आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं तो सिर्फ आप लोगों को आपकी असल पहचान और असली औकात दिखाने के लिए आया था कि मेरी औकात के सामने आप लोगों की औकात अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो सबसे ज्यादा औकात मायने रखती है। इतना कहकर मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। मेरे गार्ड्स हरकत में आ गए थे। बुआ जी और तानिया रिक्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखे बिना अपने गार्ड्स को दरवाजा खोलने का इशारा किया था। मैं घमंड भरे अंदाज में चलता हुआ बाहर निकला था और अपना पूरा प्रोटोकॉल लेकर वहां से चला गया था। बुआ जी और उनके परिवार को उनकी बेइज्जती और पछतावे के साथ छोड़ आया था। यह मेरे पिता और भाई की आत्मा को दिली सुकून पहुंचाने वाला था। मैंने अपने बड़े भाई अयान को ढूंढने की भी कोशिश की थी और फिर मैं कामयाब भी हो गया था। और फिर एक समय के बाद हम दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस घर से निकलने के बाद जो खामोशी और बेबसी पीछे रह गई थी, उसका एहसास मेरे ऑफिस पहुंचने पर भी मेरे साथ था। मेरे जाने के बाद फौरन बुआ जी और तानिया की हालत सदमे से नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। बुआ जी तो बेहोश हो गई थी और उनकी कंडीशन ये हो गई थी कि वह जमीन पर गिर पड़ी थी और तानिया बेहद गुस्से में थी। फूफा जी ने तो किसी तरह उन दोनों को संभाला था। उन्होंने मुझे फौरन फोन करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उन सभी के सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए थे। बुआ जी सिर्फ अपने रुपए, पैसे, धन दौलत और थोड़ी सी हैसियत की फिक्र में थी, क्योंकि कमिश्नर के आने और फिर मेरे जाने की खबर पूरे मोहल्ले में किसी तरह फैल चुकी थी और अब लोग उन पर नेगेटिव कमेंट की बारिश कर रहे थे। मैंने अपने ऑफिस में सबसे पहले अपने पिता के नाम का एक एनजीओ फंड काम किया था, ताकि मेरे गरीब होने की इंसल्ट करने वालों को ये पता चल जाए कि मेरा हक अपने लिए नहीं है,
इसके फौरन बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट मिशन पर काम शुरू कर दिया था, अपने बड़े भाई की तलाश। मैंने अपनी सरकारी पहचान और निजी संबंध का इस्तेमाल किया था। मैंने अलग अलग शहरों में पुलिस स्टेशन और आश्रम को अपने भाई के गायब होने की पुरानी रिपोर्ट की दोबारा जांच का हुक्म दिया था। मेरा पुराना दोस्त समीर भी इस काम में मेरी मदद करता था, क्योंकि वह अयान को सबसे करीब से जानता था। तलाश पूरे 1 हफ्ते तक जारी रही थी, जिसके दौरान एक एक घंटा भी मेरे लिए भारी था। मैंने बुआ जी की तरफ से आने वाले रिक्वेस्ट भरे और गुस्से भरे सारे फोन कॉल्स इग्नोर कर दिए थे। अब वो मेरी ताकत के सामने बेबस और लाचार हो गए थे। वो अब भी मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, ये कहकर कि अगर मैं तानिया से शादी का दिखावा कर लूं तो मीना का रिश्ता टूटने से बच जाएगा। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा क्या जाता है, अमन कम से कम हमारी नाक तो बच जाएगी। बुआ जी की ये बात सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आ गया था और मैंने उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। 8वें दिन समीर ने मुझे खुफिया खबर दी कि अयान भाई एक छोटे और दूर के गांव में है, जहां पर एक सरकारी स्कूल में वह बच्चों को पढ़ाता है और नौकरी भी करता है। वह बहुत बदला हुआ है और लगता है कि अपनी पुरानी जिंदगी की कड़वाहट को भुलाने की कोशिश कर रहा है। ये खबर सुनकर मेरा दिल सुकून से भर गया था। मैंने फौरन एक खुफिया गाड़ी और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर भेजे थे, जिन्हें मैंने ऑफिसर्स बताया था, ताकि अयान को मेरी सरकारी हैसियत से फौरन डर ना लगे। अयान को इस मामूली गांव से वापस लाने में 1 दिन लगा था। जब वह मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़ा हुआ था तो उसने मुझे असिस्टेंट कमिश्नर की यूनिफॉर्म में शामिल देखा। उसकी आंखों में पहले हैरानी और फिर डर आ गया था, और फिर वो अजीब सा एहसास आया। उसने मुझे गले से लगा लिया था और हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की जिंदगी के सारे दुखों को महसूस करते रहे थे। मैंने उसे अपने पिता की कुर्बानी, बुआ जी के जुल्म और बदले के पूरे नाटक की डिटेल बताई थी। अयान ने गहरी सांस ली और कहा कि अमन, तुमने हमें हमारी जगह वापस दिला दी है। उनका घमंड अब मिट्टी में मिल चुका है। मेरा मकसद पूरा हो गया। अयान ने मुझे माफी और शांति की तरफ बढ़ने का सुझाव दिया था और कहा था कि मुझे अब एक सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। मैंने अपने भाई की बात मान ली थी और यहीं पर मेरे बदले की यात्रा खत्म हुई थी और शांति और तरक्की का नया सफर शुरू हुआ था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अयान को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजूंगा, ताकि वह अपने सारे दुख और अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मेरे बदले का मिशन पूरा हो चुका था और अब मेरी जिंदगी एक सुकून और एक नए रास्ते पर आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाई अयान को दोबारा भरोसा दिलाया था कि उसे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस पर मैंने उसे लंदन भेजने का इंतजाम कर दिया था। मगर इससे पहले ही मैंने अपने भाई की चाहत और अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी शादी एक बेहद पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की से करवाई थी, जो कि बहुत सुंदर थी। अयान भाई की शादी में हमारे परिवार की इज्जत को पूरी तरह से बचा लिया था और इस तरह मेरे पिता की आत्मा को सुकून मिला होगा। अयान की नई जिंदगी ने मेरे दिल से सारी कड़वाहट निकाल दी थी। दूसरी तरफ बुआ जी के घर में हालात बदतर हो चुके थे। मेरी शादी से इनकार करने के बाद जो बेइज्जती और शर्मिंदगी बुआ जी को मिली थी, उसने उन्हें तोड़कर रख दिया था। जब ये खबर मार्केट में फैली तो मीना का रिश्ता भी टूट गया था और उनके सारे सामाजिक संबंध खत्म हो गए थे। फूफा जी, जो हमेशा बुआ जी की हाँ में हाँ मिलते थे, वो अब दिमागी दबाव और फाइनेंशियल नुकसान उठा बैठे थे, क्योंकि मैंने उनके कुछ गैरकानूनी कामों पर पर्दा डालना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से फूफा जी पैरालाइज जैसी बीमारी का शिकार हो गए थे। उनका दायां हाथ और पैर बिल्कुल खराब हो चुका था और अब वह बिस्तर तक की हद में थे। तानिया का घमंड भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी अमीर जिंदगी को छोड़कर एक मामूली सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी थी, ताकि वह अपने घर के खर्चों में हाथ बटा सके। वह अब सिंपल कपड़े पहनती थी और उसके व्यवहार में नरमी और अपनापन आ चुका था। एक बार मेरा ड्राइवर मुझे बताने लगा
कि उसने तान्या को एक ठेले वाले से सिंपल शब्दों में बात करते हुए देखा था, जो पहले नामुमकिन था। ये खबर सुनकर मेरे दिल में उसके लिए गैर मामूली सुकून का एहसास हुआ था। उसने अपनी गलतियों की कीमत अदा करनी शुरू कर दी थी। क्या मुझे तान्या से शादी करनी चाहिए थी? क्योंकि गुजरी हुई रात बुआ जी का फोन आया तो मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था। उनकी आवाज में अब वो अकड़ और घमंड नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई माँ की बेबसी थी। उन्होंने फोन पर रोते हुए कहा कि अमन बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलतियों पर बेहद शर्मिंदा हूँ और पछतावा कर रही हूँ। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे फूफा जी बिस्तर पर हैं और मीना भी अपने कमरे में बंद रहती है। तान्या घर चला रही है। मुझे अब एहसास होता है कि मैंने तुम्हारे पिता और तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया था, जिसकी सजा ऊपर वाले ने हमें इस रूप में दे दी है। बेटा, ऊपर वाले के वास्ते मुझे माफ कर दो और इस बेइज्जती से बाहर निकाल दो। अगर तुम तान्या से शादी कर लोगे तो लोग हमें जीने देंगे। अब हमें तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैंने अभी तक तान्या से शादी तो नहीं की है। अभी उनको कुछ समय दे दिया है कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या मुझे तान्या से शादी करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि एक समय पहले जब मैं अपने पिता के साथ अपने भाई का रिश्ता लेकर उनके घर गया था तो उन लोगों ने मेरे पिता की बेइज्जती कर दी थी, जिसके सदमे में मेरे पिताजी की मौत हो गई थी और मेरे भाई ने भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मैं अपने पिता को तो खो ही चुका हूँ। अगर भाई को भी खो देता तो शायद मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं होता। और दूसरी तरफ बुआ जी और उनके परिवार वाले बेहद शर्मिंदा है। माफ करने के लिए भी हमें इंसान को एक मौका देना चाहिए। मैंने अभी तक शादी तो नहीं की है, मगर अभी तक सोच विचार कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? तान्या से शादी कर लूं या फिर दोबारा से इनकार करके उन लोगों से अपने बदले को बढ़ावा दूं? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।